नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। साथियों, पिछली क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की थी और आज की क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल महत्वपूर्ण ना होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कैसे? उसने काम बहुत सारे किए हैं, हालांकि उनका सेंस बहुत सारा नहीं बनता, पर उसके शासनकाल में काम बहुत सारे हुए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और जितना बड़ा टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक है, उतना ही बड़ा टॉपिक फिरोज शाह तुगलक भी है, जिसने एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, जिसने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई थी। तो हमें सारी बातों को पढ़ना होगा, सारी बातों को हमें डिटेल से डिस्कस करना होगा। एक और बात साथियों, कल हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। एक दो फैक्ट और हैं जो आप मोहम्मद बिन तुगलक वाले टॉपिक में ऐड कर लेना। वैसे मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, तो अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी। वैसे हमने मकबरों की बात तो कर ली थी कि बहुत सारे मकबरे बनवाए हैं, तो दिल्ली में बेगमपुरी की मस्जिद बनवाई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई। तो कल ये छूट गया था फैक्ट, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। अभी परसों जब मैं एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, तो उसमें हम ये सारी चीजें टेबल के फॉर्म में कवर कर लेंगे कि किस किसने क्या बनवाया, किसने कौन सा विभाग बनवाया, प्रशासन कैसा था, भू राजस्व नीति कैसी थी। तो वो सारा एक समरी बन जाएगा, क्योंकि दो क्लासेस और हैं, आज की क्लास है और कल की क्लास है, और हमारा दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक कंप्लीट। फिर एक क्लास में हम इसका बढ़िया रिवीजन कर लेंगे, बढ़िया तरीके से इसको रिकॉल कर लेंगे। तो एक तो आप ये याद रखो कि दिल्ली में बेगमपुरी की मस्जिद बनवाई थी। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने एक और बात पढ़ी थी कि सर मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत को हमने पढ़ा था। हमने इसकी किंगशिप थ्योरी को पढ़ा था, और राजत्व सिद्धांत को पढ़ते समय हमने जाना था कि सर इसने निम्न कुल को भर्ती करना शुरू किया था। जो निम्न कुल के लोग थे उसे इसने भर्ती करना शुरू किया था प्रशासनिक पदों पर। जो लोअर रेसिस के लोग थे, जो लोअर रेसिस के लोग थे, उसे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना शुरू किया था। बर्नी ने इसका बहुत विरोध भी किया था साथियों। तो इन निम्न कुलों के पदों में दो तीन लोगों का नाम बहुत जरूरी है। जैसे एक शराब बेचने वाला व्यक्ति होता है, वाइन डिस्टिलर भी बोलते हैं इसे, उसका नाम है अजीज खज्जाम। दो कुछ किताबों में खम्मार भी लिखा रहता है, तो परेशान मत होना, अजीज खम्मार। तो इसको इसने एक बहुत बड़े पद पे रख दिया। इसी तरीके से दो माली थे, दो अलग अलग माली थे, तो दो माली हुए, उन दो मालियों को इसने पोस्ट पर रख दिया। एक का नाम पीरा था और एक का नाम लाधा था। इसी तरीके से साथियों एक रसोइया था इसका, इसने इसको भी बहुत बड़ा पद दे दिया। और एक नाविक था जिसको इसने एक बहुत बड़ी पोस्ट दे दी। तो एक ऐसा सुल्तान जिसने इन सभी लोगों को बड़ा पद दिया है, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो कई बार ना ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें भी ऐड ऑन कर लेना, हमने ऐड ऑन कर दी है, आप भी एक बार देख लीजिएगा बहुत ध्यान से साथियों। चलिए, तो हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझ लो। हमेशा की तरह सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम उसके सुधार पढ़ेंगे। सुधारों में भी प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, भू राजस्व सुधार अर्थात लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, मुद्रा के सुधार अर्थात करेंसी रिफॉर्म, क्या सारे सारे रिफॉर्म किए हैं वो पढ़ेंगे। फिर इसने बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी। इसके समय बहुत सारे नए विभाग बनाए जाएंगे, नए डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कला और साहित्य का क्या विकास हुआ, अलग अलग साहित्य लिखे गए, अलग अलग लिटरेचर लिखे गए, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम इसकी धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तुष्टीकरण और कट्टरता की नीति इसने अपनाई थी। अपीजमेंट और एक आप कह सकते हैं कि फिनेटिक या स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी इसने अडॉप्ट की थी। शरीयत के अनुसार इसने पूरा शासन चलाया था, हालांकि दो तीन अपवाद भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आखिर में हम इसकी मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। इसके उत्तराधिकारी अर्थात सक्सेसर कौन से हुए, वो लिस्ट याद रखना, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था।
लिस्ट याद रखने के बाद हम चर्चा करेंगे तैमूर लंग के आक्रमण की, कि तैमूर लंग का इन्वेजन कैसे हुआ। और आज की क्लास में हमारा तुगलक जो वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक क्लास में सैयद और लोदी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों बहुत छोटे हैं, ज्यादा प्रश्न भी वहां से नहीं पूछे जाते हैं साथियों। चले, तो सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक का एक जनरल इंट्रोडक्शन निकाल लेते हैं, बहुत ही बेसिक बातें कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। समझिएगा अच्छे से। फिरोज शाह तुगलक का सामान्य परिचय अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन, ये देखेंगे हम। ठीक, बहुत अच्छे से समझना, बेसिक है पर यहां से भी सवाल बन जाते हैं। देखो साथियों, जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसके पिता का जो नाम था, इसके पिता का नाम था रज्जब। कई जगह रज्जक भी लिखा रहता है, परेशान मत होना, बात एक ही है। इसके पिता का नाम था रज्जब, लेकिन इसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। तो इसका पूरा का पूरा जो पालन पोषण है, इसका पूरा का पूरा जो अपब्रिंगिंग है, वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति इसमें बहुत सम्मान का भाव था, और दोनों के साथ इसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही इसका पालन पोषण किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इसका बहुत बड़ा समय बीता था। इसकी जो माता थी, इसकी माता वो एक हिंदू महिला थी। इसके बारे में भी याद रखना कि इनकी जो माता थी वो पंजाब में रणमल भाटी, पंजाब के रणमल भाटी की पुत्री थी, नरमल भाटी की पुत्री थी। ठीक, अलग अलग नाम मिलता है, कई जगह इनका नाम कौधूम मिलता है, कई जगह इनका नाम बीबी नौला मिलता है। माना जाता है कि कौधूम इनका नाम पहले रहा होगा, शादी के बाद डेफिनेटली इनका नाम बीबी नौला हो गया होगा। तो ये भी एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसके पिता मुसलमान थे और माता जो है वो हिंदू थी। इसका पालन पोषण ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था, सगा भाई नहीं था। ही वॉज कजिन ब्रदर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका राज्यरोहण कैसे होता है, तो हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा, सिंध में एक जगह है ठट्टा, वहां पर जाता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल निकल करके आता है कि अब अगला सुल्तान किसे बनाया जाए। तो सारे अमीर, सारे वरिष्ठ लोग इकट्ठे होते हैं, और अंततः यह निर्णय लिया जाता है कि हम फिरोज शाह तुगलक को अगला सुल्तान घोषित करेंगे। तो इसकी भी थोड़ी सी मैप से कहानी आपको समझा देते हैं कि इसका राज्य अभिषेक कैसे हुआ, इसका कोरोनेशन कैसे हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये सिंध वाला जो इलाका है, यहाँ पर ठट्टा नाम की जगह है, और ठट्टा वही जगह है जहां मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है। ठीक है, यहां पर मान के चलना कि ये जो इलाका है, तो यहां कहीं आपको ठट्टा देखने मिलेगा। तो ये ठट्टा नाम की जगह है, कहां पर है, सिंध में है। हाँ, ये ठट्टा नाम की जगह है, कहां पर है, ये जगह सिंध में है। और यहीं पर 1351 में पहली बार राज्य अभिषेक होता है फिरोज शाह तुगलक का। पहली बार फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक होता है 20 मार्च 1351 को। ठीक है, फिर ये यहां से मूव करता है, ये दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने के बाद इसका दूसरी बार राज्य अभिषेक होता है, इसका सेकंड कोरोनेशन होता है। और जो सेकंड कोरोनेशन है यह अगस्त में होता है साथियों, ये अगस्त 1351 में होता है, और ये दिल्ली में होता है। तो इसका भी 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। जब ये बीच में आ रहा था तो बीच में हरियाणा का एक शहर इसको मिला, और हरियाणा में उस शहर का नाम था अहरोर। शहर का नाम क्या था साथियों, शहर का नाम था अगरोह। अगरोह का नाम इसने बदल दिया, और अगरोह का नाम बदल करके इसने फतेहाबाद कर दिया, फतेहाबाद कर दिया। ये हरियाणा में आता है। तो ये इसके राज्यरोहण से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। इसके राज्यरोहण से कुछ घटनाएं जो जुड़ी हुई हैं वो हैं, इसका एक वजीर था मलिक मकबूल करके, बड़ा ही प्रसिद्ध था। जब इसने राज्यरोहण किया तो इसने अपना एक वजीर बनाया, और इसके वजीर का नाम था मलिक मकबूल। बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति था साथियों ये। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कुछ बातें। मलिक मकबूल जो है वो बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहा पूरे टाइम में, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड हो, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड हो। मलिक मकबूल को
ये कहा गया मलिक मकबूल के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बार कहता है कि मैं सुल्तान दिखता जरूर हूं लेकिन वास्तविक सुल्तान तो यही है। और मलिक मकबूल मूल रूप से एक हिंदू ब्राह्मण था, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत का जब अभियान हुआ, दक्षिण भारत के अभियान में जो वारंगल अभियान होता है वहां से ये दिल्ली सल्तनत आ गया। फिर इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और वजीर के पद पे ये पहुंच गया था। जब इसकी मृत्यु हुई थी ना, तो अफीफ ये लिखता है अपनी किताब में कि पूरे दिल्ली की जनता ने शोक मनाया था और ऐसी कोई भी आंख नहीं थी जिसमें आंसू नहीं था। हालांकि इसका क्रिटिसाइज भी करता है बर्नी इसको कि एक ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेमेंट दी जा रही है। कहा जाता है कि 2000 इसकी कुछ दासियां हुआ करती थी, ऐसी अलग अलग बातें हैं, पर उन सब से हमें कुछ नहीं करना है। हमारे मतलब की बात यही है कि प्रश्न ये पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्यारोहण के बाद किसे अपना वजीर नियुक्त किया था, तो उसने मलिक मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया था। उसने किस शहर का नाम बदला था, तो अगरोह का नाम जो कि हरियाणा में आता है उसका नाम फतेहाबाद कर दिया था। उसका राज्य अभिषेक पहली बार कब हुआ, फर्स्ट कोरोनेशन कहां पर हुआ, तो ठट्टा में हुआ 20 मार्च 1351 को। दूसरा जो राज्य अभिषेक है, सेकंड कोरोनेशन है, वो अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। पिता कौन थे, रज्जब थे, और माता कौन थी, पंजाब के रणमल भाटी की बेटी थी जिन्हें बीबी नौला के नाम से जाना गया। ये बेसिक बातें हैं, ये इसके राज्य अभिषेक से संबंधित या इसके लाइफ से रिलेटेड बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। आइए यही चीजें एक बार आपको पीपीटी में दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा है, मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था, पिता रज्जब थे, माता पंजाब के रणमल भाटी की बेटी बीबी नैला या कोधूम। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। पहली बार राज्य अभिषेक 20 मार्च 1351 को हुआ, दूसरा अगस्त 1351 को हुआ। उसने उपाधि धारण की कासिम अमीर अल मोमिन, खलीफा ने यह उपाधि दी थी। अगरोह का नाम बदल के फतेहाबाद कर दिया। इसके वजीर मलिक मकबूल था जो कि मुख्य रूप से एक ब्राह्मण था, मूल रूप से उसका नाम कुन्नू हुआ करता था साथियों, ठीक है। दो फेमस स्टेटमेंट है। अफीफ लिखता है कि मृत्यु पर पूरा दिल्ली शोक में डूब गया। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि दिल्ली के महान प्रतापी और वास्तविक सुल्तान। सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, देख सकते हो आप। ऑन हिज डेथ एंटायर दिल्ली वाज इमर्स्ड इन ग्रीफ, मोहम्मद बिन तुगलक द ग्रेट ग्लोरियस एंड ट्रू सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अब हम इसके सुधारों की बात कर लेते हैं कि इसने कौन कौन से सुधार किए। तो इसके सुधारों को हमने 3 भागों में बांटा है। एक है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दूसरा है राजस्व सुधार अर्थात रेवेन्यू रिफॉर्म, और तीसरा है जन कल्याणकारी कार्य रेवेन्यू रिफॉर्म, और तीसरा है पब्लिक वेलफेयर रिफॉर्म। ये 3 भागों में इसे बांटा है। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या चीज है और कैसे इसने इनको डिवाइड किया है। ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम प्रशासनिक कार्यों की बात करते हैं कि इसने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। तो प्रशासनिक सुधारों में अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जो पहला सुधार निकल के आया, जो फर्स्ट रिफॉर्म निकल के आया प्यारे दोस्तों, वो ये था, नंबर 1 पहला सुधार कि तकावी ऋण याद है आप लोगों को? हमने तकावी ऋण डिस्कस किया था, अगर याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। हमने डिस्कस किया था तकावी ऋण के बारे में या तकावी लोन के बारे में। तकावी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था, उस पर कोई ब्याज नहीं होता था और उसका एकमात्र उद्देश्य था कृषि को विकसित करना। जो तकावी लोन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इशू किया था फॉर दोज फार्मर कि यार आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप करो विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो तकावी ऋण बहुत सारे किसानों को मिल गया, लेकिन किसान उसको चुका नहीं पाए, तो इसने उन सभी करों को माफ कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि ऋण माफी का पहला साक्ष्य लगभग हमें यही मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो लोन दिया गया, जो ऋण किसानों को दिया गया, वो पूरा ऋण इसने माफ कर दिया। तो इससे किसान बहुत खुश हो गए थे, इससे फार्मर्स बहुत खुश हो गए थे। ठीक है, तो ऋण माफी की परंपरा, लोन वेवर की प्रैक्टिस यहां से चली आ रही है। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों का जो ऋण है वो माफ कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने फार्मर्स का लोन जो है वो वेव ऑफ कर दिया था। दूसरा इसने कार्य ये किया कि इसने कहा कि हम
रक्तपात की नीति को नहीं अपनाएंगे। हम रक्तपात की नीति को नहीं अपनाएंगे, हम ब्लड शेड की पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। ये बात आपको बहुत हद तक याद दिलाएगी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये बात बहुत हद तक आपको याद दिलाएगी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने भी लगभग इसी तरह की नीतियां अपनाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने भी एक मध्यम मार्ग की नीति अपनाई थी। कमेंट करके बताइएगा उसे हमने क्या बोला है, क्योंकि आपको बताया था हमने। ये उसी मार्ग पर वापस चलता है और सेम डायलॉग रिपीट करता है। ये कहता है अपने इसमें किताब में, उसकी आत्मकथा है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इसकी आत्मकथा है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, 20-25 पेज की, ज्यादा नहीं है। तो अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही, इसकी आत्मकथा है फतूहात ए फिरोज शाही। उसमें यह लिखता भी है कि देखिए, मुझसे पहले मुसलमानों का बहुत रक्त बहा है, अब मैं दोबारा वो रक्त नहीं बहाना चाहता। तो इसकी आत्मकथा का नाम याद रखना, इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखना, फतूहात ए फिरोज शाही। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकावी ऋण, जिसे हम सौंधार कहते थे, उसको माफ कर दिया, रक्तपात और अमानवीय दंडों का निषेध किया। और फतूहात ए फिरोज शाही, जो कि इसकी आत्मकथा थी, उसमें लिखता है कि भूतकाल में बहुत मुस्लिम का रक्त बहाया गया है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ये लिखता है कि देखिए, मच मुस्लिम ब्लड हैज बीन शेड इन द पास्ट, दिस विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर। तो ये सारा तकावी जो लोन है, जिसे हम सोनधार कहते थे, उसका कंप्लीट वेवर इसने कर दिया। तो यहां से सवाल बनते हैं, यहां से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। क्या क्या सवाल बनेंगे, तो जो हमने अब तक पढ़ा है एक बार जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक सवाल यहां से यही बनेगा कि बताइए, फिरोज शाह तुगलक के माता पिता कौन थे। तो पिता का नाम रज्जब था और माता का नाम बीबी नौला था। पूरा पालन पोषण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फिरोज शाह तुगलक। ओनली सुल्तान जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो है फिरोज शाह तुगलक। नाम क्या है, फतूहात ए फिरोज शाही। अगला, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रदान किए गए तकावी ऋणों को माफ कर दिया। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिखे गए तकावी जो लोन्स थे उनको वेव ऑफ कर दिया था। तो उसका नाम भी है फिरोज शाह तुगलक। उसने ऋणों को माफ कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक पहली बार 1351 में, 20 मार्च 1351 में थट्टा सिंध वाले क्षेत्र में हुआ था। फिर वो दिल्ली आता है, दिल्ली में उसका दूसरी बार राज्यभिषेक होता है। उसके वजीर का नाम क्या था, तो वजीर का नाम था मलिक मकबूल। ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भू राजस्व सुधारों के बारे में, अर्थात रेवेन्यू रिफॉर्म के बारे में। और काफी सारी बातें हैं, जरा ध्यान से अब ये टॉपिक समझना, यहां से भी अलग अलग तरह के सवाल बनेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे राजस्व संबंधी सुधार। राजस्व सुधार अर्थात रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, क्या क्या राजस्व संबंधी सुधार रहे। देखो, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक जो था, जैसा शुरू में अभी हमने बताया कि इसने अपना पूरा शासन जो है वो शरीयत के अनुसार चलाया था। शरीयत के अनुसार चलाया था। इसका 90% शासन, 90% जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो शरीयत के अनुसार चला है। और शरीयत में भी जो हनीफी व्याख्या होती है शरीयत की, उसके अनुसार इसने पूरा शासन चलाया है। शरीयत की अलग अलग व्याख्याएं हैं, तो हनीफी व्याख्या जो सुन्नी मुसलमानों में बहुत प्रचलित है, उसी के अनुसार इसने पूरा शासन चलाया है। शरीयत का मतलब है मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, इस्लामिक जो लॉ है उनका एक कलेक्शन है, जिसे हम शरीयत कहते हैं। तो इसने अपनी राजस्व व्यवस्था को भी, इसने अपने रेवेन्यू सिस्टम को भी इसी के आधार पर बनाया। इसने क्या किया कि पहले बहुत सारे कर चलते थे, बहुत सारे टैक्स चलते थे, उन सभी करों को समाप्त कर दिया। पुराने सभी करों को इसने समाप्त कर दिया।
और इसने कहा कि शरीयत में लिखा है कि सिर्फ 4 प्रकार के कर होने चाहिए। कितने कर होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के कर होने चाहिए। 24 करों को समाप्त कर दिया। इससे पहले कहा जाता है कि 24 कर थे, कुछ किताबें 25 लिखती हैं, तो उन सभी को इसने खत्म कर दिया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के कर होने चाहिए। तो कहा कि कौन कौन से कर हों जनाब, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो ये कहता है कि देखो, एक कर होना चाहिए खराज। एक कौन सा कर होना चाहिए? खराज नाम का कर होना चाहिए। दूसरा एक कर होना चाहिए खम्स, ठीक है। तीसरा एक कर होना चाहिए जकात, और चौथा एक कर होना चाहिए जजिया। बाकी सभी करों को इसने खत्म कर दिया, बाकी सभी टैक्सेस को इसने खत्म कर दिया, और ये 4 कर उसने चलाए। एक था खराज, दूसरा है खम्स, तीसरा है जकात, और चौथा है जजिया। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ यह साथियों कि इसने बहुत बड़े पैमाने पर नहरें बनवाई थी। इसने बहुत बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण करवाया था। इसने बहुत बड़े पैमाने पर कैनाल्स बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की थी इन चीजों की कि मुझे कृषि में निवेश करना है, एग्रीकल्चर में निवेश करना है, और पूरे तुगलकों की यह विशेषता रही है कि इन्होंने कृषि में निवेश किया है, इन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो परंपरा गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी उसे फिरोज शाह तुगलक बहुत बड़े पैमाने पर फैलाता है। कहा जाता है कि इसने 50 से भी ज्यादा नहरों का निर्माण किया था, जिसमें 5 नहरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसने नहरों का निर्माण करवाया। फिर इसने किसानों से कहा कि अगर आप इस नहर का उपयोग करोगे तो आपको सिंचाई कर देना पड़ेगा। अगर आप इस नहर का प्रयोग करोगे तो आपको सिंचाई कर देना पड़ेगा, अर्थात इरिगेशन टैक्स देना पड़ेगा। तो सिंचाई कर का इसने नाम रखा था हक ए शर्ब। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हक ए शर्ब या सिंचाई कर की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और कारण बड़ा सिंपल था, रीजन बड़ा सिंपल था कि अगर आप नहर का प्रयोग कर रहे हो, अगर आप कैनाल को यूज कर रहे हो, तो आपको सिंचाई कर देना पड़ेगा। एक वर्ड आपको मिलेगा, हमने पहले भी इस शब्द की चर्चा की है साथियों। तो एक शब्द है, यहां लिख दे रहा हूं। एक शब्द आपने देखा होगा कि अब वाव नाम का एक शब्द मिलता है, हमें एक वर्ड मिलता है, और वो वर्ड है अब वाव। ठीक है, वो शब्द है अब वाव। तो जो अबवाव है, इसका अर्थ क्या होता है? एक्चुअली जितने भी भू राजस्व के अलावा जितने भी कर होते थे, उन सभी करों को, भू राजस्व के अलावा जितने भी कर होते थे, उन सभी करों को अब वाव बोला जाता था। एनी टैक्स अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वॉज कॉल्ड अबवाव। तो इस शब्द का प्रयोग भी कई बार हुआ है। एनी टैक्स अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू या नियमित कर जितने भी होते थे, रेगुलर टैक्सेस के अलावा या नियमित करों के अलावा जितने भी कर लगाए जाते थे ना, वो सारे के सारे कर अबवाव में आते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी की हम चर्चा करें तो हमारा रेगुलर टैक्स है इनकम टैक्स, जीएसटी। ऐसा मान लेते हैं कि इसके अलावा जितना भी टैक्स लगेगा वो अबवाव कहलाएगा। तो आप अगर लैंड रेवेन्यू याद नहीं रखना चाहते तो आप इतना भी याद रख सकते हैं कि नियमित करों के अलावा अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टैक्सेस, नियमित करों के अलावा जितने भी कर लगाए जाते थे वो अबवाव कर कहलाते थे। और इसने इन अबवाव करों को भी खत्म कर दिया था, इसने इन पूरे टैक्सेस को भी खत्म कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अबवाव शब्द का अर्थ क्या होता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप बता देंगे कि ऐसा कोई भी कर जो नियमित करों के अलावा लगाया जाता था अबवाव कहलाता था। एनी टैक्स अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर टैक्स वाज कॉल्ड द अबवाव टैक्स। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा हम इनके बारे में कर लें कि ये जो शब्द है सर, ये बार बार जो आपने डिस्कस किए हैं, चाहे वो जकात हो, खम्स हो, खराज हो, जजिया हो, ये सब क्या है? और आपके मन में भी रहता होगा कि सर ये सारे वर्ड क्या हैं, इनके बारे में बता दिया। सबसे पहला एक शब्द हम डिस्कस करते हैं, खम्स। सबसे पहले एक वर्ड आएगा
खम्स। हम खम्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। खम्स का मतलब था लूट, लूट का पैसा या वेल्थ। देखो, जब भी सेना कहीं पर भी जाती, वो कोई कैंपेन करती, तो यहां से उसे बहुत सारा धन प्राप्त होता। तो इसी लूट का जो धन है, इसी को हम क्या बोलते थे? खम्स बोलते थे। तो रूल ये था, शरीयत में ये लिखा हुआ था, अगर हम शरीयत की बात करें तो शरीयत में लिखा हुआ था कि खम्स का 20% हिस्सा राज्य को मिलना चाहिए, 20% जो पार्ट है वो स्टेट को मिलना चाहिए, और जो 80% हिस्सा है वो उन सैनिकों को मिलना चाहिए, वो उन मिलिट्रीज को मिलना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर कैंपेन किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसी को लागू कर दिया। लेकिन आप याद करें कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने इस पूरी व्यवस्था को चेंज कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि 80% राज्य रखेगा, 80% स्टेट रखेगा, और जो 20% है वो सैनिक रखेंगे, जो 20% है वो आर्मी रखेगी। इस तरह से उसने चेंज कर दिया था, इस तरह से उसने पूरी तरीकों को परिवर्तित कर दिया था। ठीक है। फिर दूसरा होता है, एक और कर है ज़कात। मैं अगले इस पर आ जाता हूं। एक और टैक्स है साथियों, ज़कात। इसको सदाम या सदमा, ऐसा सदम, इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ज़कात। अब जो ज़कात है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। ज़कात जो है वो मुसलमानों से लिया जाता है, और सामान्यतः जो धनी मुसलमान होते हैं, जो वेल्दी मुस्लिम होते हैं, उनसे ये टैक्स लिया जाता है। जो वेल्दी मुस्लिम होते हैं उनसे ये टैक्स लिया जाता है, और इसका उद्देश्य बड़ा साफ है, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि जो गरीब और असहाय मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनकी सहायता करना है, उनको हेल्प करना है, इसलिए ये ज़कात लिया जाता है। ठीक है। इसी का एक हिस्सा होता है उश्र। उश्र जो है वो माना जाता है कि ये मुसलमानों से जो भू राजस्व कर लिया जाता है, जो मुसलमानों से भू राजस्व कर लिया जाता है, अर्थात लैंड रेवेन्यू फ्रॉम मुस्लिम, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम मुस्लिम, इसी को हम उश्र बोलते हैं। तो ये सारे शब्द भी आएंगे, तो याद रखिएगा कि मुसलमानों से जो हम लैंड रेवेन्यू लेते हैं वो उश्र कहलाता है। तो अभी दो कर हमने आपको बता दिए। एक हमने आपको बता दिया कि खम्स क्या होता है, तो युद्ध में जो पैसा लूटा जाता है उसको हम खम्स बोलते थे। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के हिसाब से 20% हिस्सा राज्य का रखा, और 80% जो हिस्सा है वो सैनिकों को दे दिया जो उसमें भाग लेते थे। फिर हमने ज़कात डिस्कस किया, जिसे सदका भी कहा जाता है। ज़कात जिसे क्या कहा जाता है? सदका। तो सदका या जकात के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो धनी मुसलमान होते थे उनसे लिया जाने वाला कर है, और इसका उद्देश्य होता था कि गरीब मुसलमानों की सेवा करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। इसी का एक हिस्सा होता है उश्र। जो उश्र है उसका उद्देश्य यह है प्यारे दोस्तों कि वो मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था। इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू टैक्स टेकन फ्रॉम दी मुस्लिम। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब खम्स भी हो गया, ज़कात भी हो गया। अब चर्चा कर लेते हैं जजिया के बारे में कि सर जजिया क्या है और जजिया की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। देखो, जजिया की शुरुआत भारत से नहीं हुई। जजिया जो है इसमें एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो शब्द है जिम्मी। तो एक कंसेप्ट है इस्लाम में, एक कंसेप्ट है जिम्मी का। जिम्मी का मतलब होता था कि जो गैर मुसलमान है, जो मुस्लिम राज्यों में रहने वाले गैर मुसलमान हैं, उनके लिए जिम्मी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक टेरिटरी है, और इस पूरी टेरिटरी के ऊपर एक मुस्लिम शासक का अधिकार है, लेकिन यहाँ कुछ व्यक्ति रह रहे हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, तो इनके लिए फिर जिम्मी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इन जो जिम्मी होते थे, इनसे जो कर लिया जाता था उसी को जजिया बोलते थे। और जजिया का उद्देश्य यह था कि देखिए, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम सीमित धार्मिक स्वतंत्रता भी देंगे,
हम बहुत ही लिमिटेड रिलीजियस फ्रीडम भी आपको देंगे, हम आपको रहने देंगे अपने राज्य में। तो इन सब के लिए जजिया टैक्स लिया जाता था। भारत में सबसे पहले इसे 712 एडी में 712 एडी में भारत में इसे सबसे पहली बार लागू किया था, और इसे लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। याद आ रहा है आप लोगों को, मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध पर आक्रमण किया था, तो इसने इसे पहली बार लागू किया था। हमने डिस्कस भी किया था कि भारत में पहली बार इसे यही लागू करता है। लेकिन भारत में जजिया चला रहा, बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन इसमें कभी भी भारत में ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया गया था, ब्राह्मण्स पे जजिया नहीं लगाया गया था, महिलाओं पे जजिया नहीं लगाया गया था, विमेंस पे जजिया नहीं लगाया गया था, बच्चों पर जजिया नहीं लगाया जाता था, और जो असहाय होते थे जैसे डिसेबल्ड हैं उन पर जजिया नहीं लगाया जाता था। बट फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, जबकि इसी समय कश्मीर का एक शासक है जिसका नाम है जैनुल आबदीन करके, कश्मीर का शासक है जैनुल आबदीन, उसने अपने यहाँ से जजिया को खत्म कर दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगा दिया था साथियों, ब्राह्मणों पर जजिया। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? तो भारत में पहली बार जो जजिया लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 एडी में, जब उसने सिंध पर आक्रमण किया था। लेकिन वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया लगाया था उसका नाम था साथियों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। अब आखिरी में एक और टैक्स बचता है और वो है खराज। तो खराज की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक टैक्स और बचता है वो है खराज। अब जो खराज है ये दूसरे जो किसान होते थे तो ये भू राजस्व है। भू राजस्व के लिए खराज शब्द का प्रयोग किया गया है। जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है उसके लिए खराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब उम्मीद करूंगा कि ये वर्ड क्लियर होंगे। खराज एक प्रकार का भू राजस्व कर है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है। खम्स लूट में जो पैसा मिलता था वो है। ज़कात ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है ताकि दूसरे मुसलमानों का वेलफेयर किया जा सके। जजिया ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है, इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन दी नॉन मुस्लिम। सिंचाई कर के बारे में मैंने आपको बताया कि चूंकि इसने नहरें बहुत सारी बनवाई थी, चूंकि इसने बहुत सारी अलग अलग कैनाल्स बनवाई थी, यही कारण है कि इसने हक ए शर्ब जो कि उपज का 1/10 होता था, जो कि उपज का 1/10 होता था, जितना भी प्रोडक्शन है उसका 1/10 इतना इसने कर लिया था। तो बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। लेकिन इसके बदले में आपको नहर से सिंचाई करने को मिल गई। तो कोई जमीन है जहां पर पहले आप खेती नहीं कर पा रहे थे, अब आप खेती कर पा रहे हैं। तो ये तो इसके टैक्स की व्यवस्था हमने समझ ली, ये तो हमने इसका टैक्सेशन सिस्टम समझ लिया। अब आते हैं एक मेजर इशू पे, जो था कि इसने भू राजस्व प्रणाली बनाई कैसे, इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया कैसे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान देना, एक एक करके समझना। देखो पहला काम इसने क्या किया, एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है, ये उत्पादन के आधार पर कर निर्धारण करता है। इसने पहला काम क्या किया कि इसने उत्पादन के आधार पर कर का निर्धारण किया। ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। कैसे सर, कैसे ये काम किया, समझो। एक अधिकारी था, उसका नाम था हिशाम उद्दीन एवज, ठीक है, उसका नाम था हिसाम उद्दीन एवज। ये मेन व्यक्ति था इसके पीछे, ठीक है। एवज बस याद रखना कि एवज नाम का एक व्यक्ति था, कई जगह एवाज भी लिखा रहता है, ठीक है, मुझसे क्या करना, एवज नाम का व्यक्ति था, इतने में काम बन जाएगा। इसने एवज से कहा कि देखो जितनी भी जमीन है तुम इस जमीन का सर्वे करो, सर्वे करके ये पता लगाओ कि ये लोग एक साल में कितना उत्पादन करते हैं, ठीक है, और फिर इसके आधार पर हम कर लगाएंगे। और जो कर है उसको फिक्स करो
ताकि हमें पता चल सके कि हर साल हमें इतना टैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लेते हैं कि 100 किसान हैं टोटल, सल्तनत में कितने किसान हैं? 100 किसान हैं, और इसने देखा कि 3 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन है मान लेते हैं कि वो 1000 किलोग्राम है। ठीक है, तो टैक्स अगर 33% रखना है तो फिर सुल्तान को पता है कि उसे हर साल 33 किलोग्राम अनाज मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर इसको हम कीमत में बांट लें कि 1000 किलोग्राम जो गेहूं है वो 100 रुपए का होता है, तो अब सुल्तान को पता है कि हर साल मुझे 33 रुपए मिलेंगे। तो ये पहला सुल्तान था जिसने ये पता लगाया कि आखिर उसे हर साल इतना रेवेन्यू मिल सकता है, इतना टैक्स मिल सकता है। तो ऐवाज ने यह पता लगाया कि लगभग 6 लाख टंका, सॉरी 6 करोड़ टंका। एवज ने सर्वे के बाद बताया कि हर साल सुल्तान को 6 करोड़ 35 लाख टंका की आय होनी चाहिए। उम्मीद है कि टंका और जीतल के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, कि 6 करोड़ 35 लाख टंका की आय होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी सल्तनत काल में। कि सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा कि उस पहले सुल्तान का नाम बताइए, उस पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने कर निर्धारण को राशि में निर्धारित कर दिया, पूरी तरीके से फिक्स कर दिया और एक राशि को तय किया। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। आइए इन सभी बातों को देख लेते हैं, फिर हमें एक और व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, एक और सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये देखिए, 24 कष्टदायक करों के स्थान पर मात्र 4 कर लगाए शरीयत के अनुसार, खराज, खम्स, जजिया और जकात। जजिया लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान था। सिंचाई कर है हक ए शर्ब, जो कि उपज का 1/10 भाग होता था, और उत्पादन के आधार पर कर का इसने निर्धारण किया था। लिखा हुआ है कि 4 टैक्सेस लगाए थे इंस्टेड ऑफ 24 ऑपरेसिव टैक्सेस, खराज, खम्स, जजिया और जकात। इरिगेशन टैक्स लगाया था जिसे हक ए शर्ब बोलते थे, और टैक्स असेसमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, जो कि हिसामुद्दीन आवाज के द्वारा किया गया था। और मोरलैंड ऐसा लिखते हैं कि यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने मॉनेटरी वैल्यू तय कर दी थी कि कितना पैसा हमको मिलेगा, कितना कर हमको मिलेगा। एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतलाक प्रथा के बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। चलिए साथियों, अब 2 चीजें और हैं जो आपको समझना है, इसी में हम ऐड ऑन करेंगे। इसने एक तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि उत्पादन के आधार पर काम किया। दूसरा, इसने एक और काम किया कि जितने भी अधिकार थे और जितने भी पद थे, जितने भी लैंड राइट्स थे और जितनी भी पोस्ट थी, उन सभी पदों को इसने वंशानुगत बना दिया। उन सभी पदों को इसने वंशानुगत बना दिया, अर्थात हेरिडेटरी कर दिया। अब ये सारे काम क्यों कर रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं कि फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते समय दिमाग में एक बात याद रखना कि ये जितने भी काम कर रहा है, ये तुष्टीकरण के लिए कर रहा है, अपीजमेंट के लिए कर रहा है। ये चाहता है कि मुसलमानों का समर्थन इसे मिले, पूरे के पूरे मुसलमानों का समर्थन मिले, कोई भी विद्रोह ना हो। तो इसने कहा कि जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो सैन्य हो या असैन्य हो, अर्थात मिलिट्री हो, नॉन मिलिट्री हो, उन सारे पदों को इसने वंशानुगत कर दिया, उन सारी पोस्ट को इसने हेरिडेटरी बना दिया साथियों। इसके बाद एक और प्रणाली जो इसके समय शुरू होती है, इसके बारे में जरूर आप याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रणाली है। इसे वजहदार प्रथा कहा जाता है। इसे वजहदार प्रथा के नाम से जाना जाता है, वजहदार सिस्टम बोलते हैं। और इसी को इतलाक प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को इतलाक प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा समझिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने इतलाक प्रथा की शुरुआत की थी। नेम द सुल्तान हु स्टार्टेड इतलाक सिस्टम, या इसी को वजहदार सिस्टम भी कहा जाता था। अब ये बहुत नया तरीका था। इसमें सैनिकों को वेतन देने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो आर्मी पर्सनल होते थे उनको वेतन देने के लिए लैंड का उपयोग करते थे। कैसे? तो इसका तरीका समझना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सैनिक है, ओके, और ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये एक जमीन का टुकड़ा है।
तो इस जमीन के टुकड़े का इसको एक आदेश मिलता था, एक नियुक्ति पत्र मिलता था, और इसे कहा जाता था इतलाकनामा। इसे कहा जाता था इतलाकनामा। और इस इतलाकनामा में ये लिखा रहता था कि देखो सैनिक, तुम इस जमीन के मालिक नहीं हो। इसमें क्लियरली ये लिखा रहता था दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस लैंड, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस लैंड, बस तुम यहाँ के वजहदार हो। तो पूछा गया इसका मतलब क्या है? यू आर ओनली वजहदार, यू आर ओनली वजहदार ऑफ दिस लैंड। तो कहा कि सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, पर जमीन से जितना भी राजस्व आएगा, जमीन से जितना भी हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, इस टैक्स का 50% तुमको मिलेगा। जैसे मान लो कि इस जमीन से 100 रुपए का राजस्व आया, 100 रुपए का राजस्व आया, तो इस 100 रुपए में से 50 रुपए सैनिक को दिए जाएंगे, 50 रुपीज जो है वो सैनिक को दिए जाएंगे। तो ये वजहदार कहलाए, ये मालिक नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए कि जमीन का एक टुकड़ा है, वहां पर कोई किसान खेती कर रहा है, उसकी वजहदारी मुझे मिल गई। तो वजहदारी का मतलब यह है कि वहां से जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका 50% मुझे मिलेगा, 50% मुझे मिलेगा। इसके लिए मुझे क्या होगा कि एक कागज दिया जाएगा, एक पूरा पत्र दिया जाएगा। इस कागज को कहा जाता था इतलाकनामा, इस कागज को कहा जाता था इतलाकनामा। और ये जो इतलाकनामा है, ये जो इतलाकनामा है, ये मैं अधिकारी को दिखाऊंगा, और वो अधिकारी इसके बदले मुझे 50% भू राजस्व दे देगा, मुझे 50% रेवेन्यू शेयर कर देगा। इस तरह से ये मामला चलता था, इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी चला करती थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा दोष आ गया। दोष ये आ गया कि यार सैनिक इतना वेट नहीं कर सकते थे। अब जैसे मान लो कि एक सैनिक को आपने वजहदारी दी महाराष्ट्र में, अब वो काम कर रहा है दिल्ली में, तो वो कैसे इतना वेट करेगा? तो इसके बीच में उत्पन्न हुए बहुत सारे दलाल, इसके बीच में आ गए बहुत सारे दलाल, बहुत सारे एजेंट। और ये एजेंट पता है क्या करते? ये एजेंट सैनिकों से कहते कि तुम हमें अपना इतलाकनामा दे दो। तो सैनिक कहता क्यों? तो सैनिक कहता तुम हमको अपना इतलाकनामा दो, बदले में हम तुमको 30% पैसा देंगे। जैसे मान लो कि 100 रुपए का राजस्व था, 100 रुपए का रेवेन्यू था, तो सैनिक को 50 रुपए मिलने थे। तो कह रहे हम 50 तो नहीं देंगे, हम बदले में तुमको 30 रुपए दे देंगे, हम बदले में तुमको 30 रुपए दे देंगे। तो सैनिकों ने यही किया। सैनिकों को पैसा तुरंत चाहिए रहता था, नगद में चाहिए रहता था, तो ये दलाल क्या करते, ये 30 रुपए सैनिकों को दे दिया करते साथियों। ये 30 रुपीज जो है वो सैनिकों को दे देते, और बीच का जो 20% है अपने कमीशन के रूप में ये रखते। तो ये दलालों का स्वर्ग युग बन गया, ये एजेंट के लिए एक हेवन बन गया, और बहुत जम के पैसा कमाया दलालों ने, एक्सट्रीम पैसा कमाया इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। और ये लिखता है, निजामी अपनी किताब में लिखता है कि इन दो योजनाओं ने सल्तनत के पतन को सुनिश्चित कर दिया। ये दो ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने सल्तनत के पतन को पूरी तरह से फिक्स कर दिया था। इससे अधिक भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ है, उतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा गया सल्तनत में। इवन सुल्तान के बारे में लिखा गया कि एक बार तो सुल्तान ने खुद अपना घोड़ा पास कराने के लिए सैनिक को घूस के पैसे दिए थे, रिश्वत दी थी। तो एक्सट्रीम करप्शन होगा, एक्सट्रीम भ्रष्टाचार होगा। हमें बस इतना याद रखना है कि ये वजहदार प्रथा क्या थी या इतलाक प्रथा क्या थी। ये इसलिए मैं आपको बता देता हूं साथियों कि सिर्फ फैक्ट बता दूंगा तो हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन थोड़ा बहुत भी इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि अच्छा सैनिकों को जमीन मिला करती थी, लेकिन जमीन के वो मालिक नहीं होते थे। उनको ये अधिकार मिलता था कि जमीन से जो राजस्व आ रहा है, इस जमीन से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका 50% तुमको मिलेगा। ठीक है, यही वजहदार कहलाते थे। तो ये मालिक नहीं होते थे, ये वजहदार होते थे। और वो जो डॉक्यूमेंट मिलता था जिसमें ये सारी बातें लिखी रहती थी, उसे इतलाकनामा कहा जाता था। फिर दलालों ने करप्शन शुरू कर दिया और ये पूरी की पूरी प्रथा जो है वो बर्बाद हो गई। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो खराब हो गया साथियों।
ठीक है, तो आइए एक बार हम इसको पीपीटी से देख लेते हैं और फिर हम इसके जन कल्याणकारी कार्यों पर चलते हैं और फिरोज शाह तुगलक को कंप्लीट करते हैं, देन इसके उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, इतलाक प्रथा या वजहदार प्रथा, सैनिकों को वेतन प्राप्ति का आज्ञा पत्र, सैनिकों को भूमि का भूपति न मानकर वजहदार माना जाता था, जिसके पास राजस्व व प्रशासनिक शक्तियां नहीं थी परंतु उन्हें राजस्व का 50% दिया जाता था। असफल क्योंकि 30% नगद पर दलालों को दे देते थे। वंशानुगत अधिकार मिल गए तो निजामी कहता है इन दो प्रणालियों ने सल्तनत का पतन कर दिया। ये देखो यहाँ ये फोटो मैंने जानबूझ के लगाई है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा ही था, उसने बहुत पैसा लुटाया, बहुत ही पैसा लुटाया साथियों, ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लुटाया। और फिरोज शाह तुगलक से आपको याद है हमने एक कहानी डिस्कस की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी का अभियान किया था तो उसे बहुत सारा पैसा मिला था देवगिरी से। वो पैसा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक चलता रहा, इतनी फिजूल खर्ची करने के बाद भी वो पैसा बना रहा। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टॉपिक है साथियों जन कल्याणकारी कार्य। ये हम पीपीटी से ही पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा एक एक चीज को कि इसने पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन कौन से काम किए, इसने जनता के लिए अर्थात पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में अब हमें बहुत गहराई से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। देखो इसने पेंशन विभाग बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन बनाया था और पेंशन विभाग का नाम था दीवान ए इस्तेहाक। सीधा सीधा प्रश्न आता है, दीवान ए इस्तेहाक। इसी तरह गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए, पुअर और हेल्पलेस लोगों की हेल्प करने के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए खैरात कहा गया। तो कई बार हम कहते हैं कि ये खैरात नहीं बट रही है, खैरात मतलब होता है फ्री, लेकिन यहाँ खैरात शब्द का अर्थ है ऐसे लोगों की मदद करना जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए इसने दीवान ए खैरात नाम का विभाग बनाया था। फिर इसके समय दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई। जो दास है जिसे बंदगा कहा जाता है, तो दासों की संख्या 1,80,000 पहुंच गई। पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में थे। ये प्रश्न पूछा भी गया है साथियों कि सल्तनत काल में किस सुल्तान के पास सर्वाधिक दास थे, विच सुल्तान हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास थे। अब अगर इतने दासों को मैनेज करना है तो विभाग तो बनाना पड़ेगा, तो एक विभाग बनाया गया दीवान ए बंदगा। बंदगा क्यों? क्योंकि बंदगा दासों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला आई थिंक फारसी भाषा का शब्द था। तो अब 3 विभाग हो गए। पेंशन के लिए दीवान ए इस्तेहाक, गरीबों के कल्याण के लिए दीवान ए खैरात और दासों के कल्याण के लिए दीवान ए बंदगा। याद रखना, यहीं से प्रश्न बनेंगे। फिर दारुल शफा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये शिफा खाना था अर्थात एक सरकारी अस्पताल था। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि दारुल शफा का निर्माण किसने किया या दारुल शफा क्या करता था। तो दारुल शफा मतलब था एक सरकारी अस्पताल जहां पर गरीबों का इलाज किया जाता था साथियों। तो 4 हो गए, पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट, दीवान ए इस्तेहाक, फिर गरीबों के कल्याण के लिए पब्लिक वेलफेयर या पुअर वेलफेयर के लिए दीवान ए खैरात, फिर आया दासों के लिए दीवान ए बंदगा और जो सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया वो दारुल शफा, दारुल शफा, ठीक है। फिर इसने ये भी देखा कि इसके समय बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो इसने कहा कि हम बेरोजगारों का पंजीकरण करेंगे और कोशिश करेंगे उनको रोजगार दिलाने की। तो 2 काम किए। इसने कहा कि पहले नंबर तो बेरोजगारों का पंजीकरण करो, जितने भी अनएम्प्लॉय लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करो। तो इसके लिए एक विभाग बनाया रोजगार दफ्तर, जिसका प्रमुख था मलिक नेक। और मलिक नेक से जो रोजगार दफ्तर का प्रमुख था या दफ्तर ए रोजगार भी कहा जाता है, कहा कि भाई साहब जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं
जितने भी बेरोजगार हैं इनका पंजीकरण करो। फिर उसने कहा कि हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, हम इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसने अलग अलग उद्योग बनाए, नहरों का निर्माण किया और उन बेरोजगार लोगों को इन क्षेत्रों में रोजगार दिया। तो योजना बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली आज भी तो हम यही करते हैं ना, आज भी हम यही करने का प्रयास करते हैं। फिर है शोहरत ए आम, फिर है शोहरत ए आम। ये था लोक निर्माण विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर एक फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक फैक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो देखिए अगला है शोहरत ए आम। ये लोक निर्माण विभाग था, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, अर्थात PWD था साथियों। ठीक है, और इस लोक निर्माण विभाग के तहत इसने 1200 से भी अधिक इमारतें बनाई थी, 1000 से भी ज्यादा इमारतें बनाई। बहुत सी इमारतों का इसने जीर्णोद्धार कराया। याद करिए, फिरोज शाह तुगलक ही वही व्यक्ति था जिसने कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल जोड़ दी थी, जिसने कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल जोड़ी थी साथियों, और ये हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। ठीक है, तो दीवान ए इमारत इसका प्रमुख होता था और मलिक गाजी इसका हेड था। तो सल्तनत काल में स्थापत्य का सर्वाधिक विकास, इसलिए इसको भवन निर्माता शासक भी बोलते हैं। और इतिहासकार पुलजग लिखते हैं कि इसकी तुलना रोम शासक ऑगस्टस से की है। नवीन कारखानों की स्थापना, दिल्ली के आसपास इसने 1200 बगीचे लगाए और इन बगीचों से सुल्तान को 1,80,000 टंका की आय होती थी। इन बगीचों से सुल्तान को 1,80,000 टंके की आय होती थी। तो उसने अलग अलग सोर्सेज भी बनाए रेवेन्यू के, कि हम कौन कौन से सोर्सेज बना सकते हैं। तो नवीन कारखानों की स्थापना की, ही एस्टेब्लिश्ड न्यू फैक्ट्रीज और वर्कशॉप। उसने 1200 से अधिक बगीचे लगाए। ही एस्टेब्लिश्ड मोर देन 1200 गार्डन, जिसमें वो फल और फूलों को लगाता था। इन्हें मार्केट में सेल किया जाता था और इससे सरकार को 1,80,000 टंके की आय हुई है साथियों। इसके अलावा ये हमने आपको बता ही दिया कि उसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD बनाया था, जिसे हम शोहरत ए आम कहते थे, और बहुत बड़े पैमाने पर भवनों को उसने बनवाया और जीर्णोद्धार करवाया। एक बार ध्यान से, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी का, कि एक है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। ये जो खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा है ये दिल्ली में है साथियों। ये जो खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा है ये दिल्ली में है। जेरूसलम में उमर की मस्जिद से इसकी तुलना की जाती है और ये दिल्ली का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। ये दिल्ली का पहला अष्टकोणीय अर्थात ऑक्टागोनल टॉम्ब है। ये अष्टकोणीय मकबरा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा कहां पर है। तो खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में है। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, और अष्टकोणीय मकबरे का ये पहला उदाहरण है। तो याद रखना, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो साथियों। फिर हमें कुछ और बातें पढ़नी है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़िए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके समय नहरों का भी बहुत विकास हुआ है, कैनाल्स का भी भरपूर डेवलपमेंट हुआ है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़े पैमाने पर नहर, बांध और जलाशयों का निर्माण करवाया था। कैनाल्स, डैम और रिजर्वियर बनवाए थे। जैसे इसके समय 5 प्रमुख नहरें बनी साथियों, 5 इंपॉर्टेंट कैनाल हैं। एक का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि पूरे तो याद नहीं रहने वाले। एक का नाम याद रखना, वो था उलूग खानी नहर। ठीक है, उलूग खानी नहर जो है ये सबसे लंबी नहर थी। ये यमुना, हिसार और फिरोजाबाद को आपस में कनेक्ट करती थी। यमुना, हिसार और फिरोजाबाद को आपस में कनेक्ट करती थी। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने नहरों के निर्माण को शुरू किया था, लेकिन सर्वाधिक नहरें जिसने बनवाई हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैनाल, बट फिरोज शाह तुगलक वाज द रूलर जिसके समय पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बनी है साथियों। ठीक है, इसने 300 से अधिक नगरों की भी स्थापना की। ही एस्टेब्लिश्ड मोर देन 300 टाउन्स। 300 से अधिक नगरों की इसने स्थापना की थी साथियों। ही एस्टेब्लिश्ड मोर देन
300 टाउन्स और कई नगरों को इसने नाम भी बदले थे। जैसे अगरोह का नाम इसने फतेहाबाद कर दिया था जो कि हरियाणा में है। तो फतेहाबाद जो हरियाणा में आता है, फिरोजाबाद दिल्ली में जहां फिरोज शाह कोटला नाम का इसने दुर्ग भी बनवाया था। बहुत लंबे समय तक उस मैदान का नाम फिरोज शाह कोटला मैदान ही रहा। हाल ही में उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। जौनपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ये अपने भाई जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बनवाया था। फिरोजपुर ये पंजाब में है, ठीक है, फिरोजपुर ये पंजाब में है। ऐसे 300 से भी ज्यादा नगर इसने बनाए थे। नहरों के द्वारा इसे 2 लाख टंका की आय अधिक हुई। 2 कारणों से आय हुई साथियों। इसे 2 लाख टंका की आय इसलिए हुई कि एक तो हक ए शर्ब जो कि सिंचाई कर था वो लिया जाता था और किसानों की उपज बढ़ गई जिससे टैक्स बढ़ गया। तो चाहे बगीचे लगाने की बात हो, चाहे नहर लगाने की बात हो, अल्टीमेटली रेवेन्यू तो बढ़ा है पर खर्चे बहुत ज्यादा थे, ठीक है। इसने सिरसौती नदी और सलिया नदी को जोड़ने की भी कोशिश की थी पर यह सफल नहीं हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी नदी जोड़ो परियोजना की कोशिश की थी। उसने रिवर को लिंक करने की कोशिश की थी पर यह सफल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि इसने अशोक के 2 स्तंभ, एक था टोपरा में वो दिल्ली लेके आया था, दूसरा था मेरठ में ये भी दिल्ली लेके आया था। टोपरा वाले स्तंभ को स्वर्ण स्तंभ कहा जाता है, बड़ी ललाट भी कहा जाता है, छोटी, और इसकी जानकारी सीरत ए फिरोज शाही में दी गई है। ये थोड़ा सा समझना जरा इंपॉर्टेंट है कि ये अशोक के 2 स्तंभ थे साथियों। एक स्तंभ था टोपरा में और एक स्तंभ था मेरठ में, ठीक है। इसे गोल्ड पिलर भी कहा जाता है, स्वर्ण स्तंभ भी कहा जाता है। ये इन दोनों को दिल्ली लेकर के आया था, ये हमने शुरू में चर्चा भी की है। और इस पूरी चर्चा, एक किताब है सीरत ए फिरोज शाही, एक किताब है सीरत ए फिरोज शाही, उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये दोनों वहां से उठा करके लाए गए, कैसे इनको स्थापित किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बनता है साथियों। ध्यान रखेंगे कि वो उस सुल्तान का नाम बताइए जो अशोक के स्तंभों को लेकर के आया था। तो उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो ये इसके कुछ मुख्य कार्य हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जहां से प्रश्न बनता है। चलो तो एक बार हम सारी चीजों को कनेक्ट करके याद करते हैं, क्योंकि सवाल तो यहीं से बनना है सर, क्वेश्चन तो यहीं से बनना है, ध्यान देना। तो पहले हमने ये पढ़ा कि उसने एक पेंशन विभाग बनाया, उसने एक पेंशन डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक। उसके समय 1,80,000 दास थे, तो दासों के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए बंदगा, दीवान ए बंदगा। बेरोजगारों के बेरोजगारी को कम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए उसने 2 काम किए। एक तो नवीन उद्योग लगाए, बहुत सारी नई इंडस्ट्री या वर्कशॉप को सेटअप किया और रोजगार दफ्तर नाम का कार्यालय बनाया, रोजगार दफ्तर नाम का कार्यालय बनाया। इंग्लिश में भी यही नाम होगा, जहां बेरोजगारों का पंजीकरण किया जाता था, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को रजिस्टर किया जाता था। फिर इसने एक सरकारी अस्पताल बनाया, ये सारी चीजें याद रखना है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया और सरकारी अस्पताल को दारुल शफा कहा गया, दारुल शफा कहा गया, ठीक है। फिर इसने गरीब कल्याणों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर होते हैं, इनके वेलफेयर के लिए एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए खैरात कहा गया, जिसे दीवान ए खैरात कहा गया। तो पेंशन के लिए दीवान ए इस्तेहाक, दासों के लिए दीवान ए बंदगा, बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर, सरकारी अस्पताल दारुल शफा, गरीबों के कल्याण के लिए दीवान ए खैरात नाम का विभाग इसने बनाया था। यहां तक मान के चल रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर इसने 1200 से अधिक बगीचे लगाए और इन बगीचों से इसको आय भी होती थी, लगभग 1,80,000 टंका की आय होती थी। दिल्ली के आसपास इसने 1200 से आसपास बगीचे लगाए।
इसने नहरों का निर्माण कराया, बड़े पैमाने पर कैनाल्स बनवाई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी उलूग खानी की नहर, जो सबसे लंबी नहर थी साथियों। फिर इसी के समय पर हमें एक और चीज देखने के लिए मिलती है कि नहरों को बनाने से लगभग 2 लाख टंका की अतिरिक्त आय हुई, क्योंकि एक टैक्स लगता था, हक ए शर्ब नाम का एक टैक्स भी लगता था। इसने 300 से अधिक नगर बनाए, 300 से ज्यादा नगरों का विकास किया। फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोजपुर फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली वाले इलाके में फिरोजाबाद नाम से, ठीक है। फिर यूपी में जौनपुर नाम का, ऐसे बहुत सारे नगर इसने बसाए थे। इसने अशोक के 2 स्तंभों को ट्रांसफर कराया, एक था टोपरा जिसे गोल्ड मीनार कहा जाता है, और दूसरा था मेरठ। इन दोनों को इसने दिल्ली बुलवाया था साथियों। और इसकी जानकारी एक किताब है सीरत ए फिरोज शाही, उसमें दी गई है। इसकी जानकारी सीरत ए फिरोज शाही में दी गई है, ठीक है। और आखिरी में यह भी याद रखना कि इसके समय पर एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, जिसे शोहरत ए आम भी कहा गया है, शोहरत ए आम। और बहुत बड़े पैमाने पर इसने भवनों का निर्माण कराया। रोम शासक अगस्टस से इसकी तुलना की गई, चाहे वो अपना खान ए तेलंगानी का मकबरा जो है, खान ए तेलंगानी का जो मकबरा है और जो दिल्ली में है, अष्ट कोणीय मकबरा है साथियों, उसका निर्माण इसने करवाया था, उसका कंस्ट्रक्शन इसने करवाया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहीं से एट द एंड सवाल बनने वाले हैं। तो ये क्विक रिवीजन भी हमने करा दिया, ये सारी बातों को एक बार रिकॉल भी हमने करा दिया। चले, तो 2-3 टॉपिक और फिर ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है कि इसके समय पर शिक्षा वगैरह का कैसा विकास हुआ, लिटरेचर वगैरह कैसा डेवलप हुआ। बहुत बेसिक है, समझ लीजिएगा। देखिए, इसने बहुत बड़े पैमाने पर मदरसे की स्थापना करी थी, बहुत बड़े पैमाने पर इसने मदरसे बनवाए थे, और इन मदरसों का जो पूरा का पूरा खर्च है वो सरकार उठाती थी। दूसरा, इसे सल्तनत काल का जयसिंह कहा गया, जयसिंह ऑफ द सल्तनत पीरियड इसलिए कहा गया कि इसको विज्ञान में बहुत रुचि थी, और विज्ञान में भी जो नक्षत्र विज्ञान है उसका इसको विशेष रुचि थी। एस्ट्रोनॉमी में इसको बहुत ज्यादा रुचि थी। जो नक्षत्र विज्ञान होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, उसमें बहुत रुचि थी। इसने कुछ कार्य भी किए थे, जैसे इसने जल घड़ी का निर्माण किया था जो 24 मिनट का समय बताती थी। इसने उस्तूर लाभ बनाया था जो ऊंचाई ज्ञात करने का एक यंत्र था। दलाए आहनी बनाई थी जो कि शिकार में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। इसके समय भी अनुवाद विभाग बनाया गया, और इसने बहुत बड़ी मात्रा में संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद किया है, जैसे राग दर्पण। ये संस्कृत संगीत का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ था, राग दर्पण, जिसे फारसी में ट्रांसलेट किया गया। इसी तरह दलायत ए फिरोज शाही, इसी तरह दलायत ए फिरोज शाही। प्यारे दोस्तों, जो दलायत ए फिरोज शाही है, ये दर्शन और नक्षत्र विज्ञान का ग्रंथ था। ये फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी का एक ग्रंथ था, जिसे ट्रांसलेट किया गया दलायत ए फिरोज शाही के रूप में। अजीज उद्दीन किरमानी, जिसे खालिद खान भी कहा जाता है, अजीज किरमानी नागरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत पुस्तकें मिली थी, उसका अनुवाद किया था। ठीक है, 1300 संस्कृत पुस्तकें मिली थी, इनका अनुवाद किया था। अब इसकी कहानी समझना। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट कैंपेन किया, वहां पर ज्वालामुखी मंदिर था, उसको तोड़ा, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर का पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय से इसने 1300 किताबें निकाली। उन 1300 किताबों का इसने ट्रांसलेशन कराया, और वो ट्रांसलेशन किया था अजीजुद्दीन किरमानी ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों। फिर इसके समय फिक्र ए फिरोज शाही लिखी गई, जो कि इस्लामी कानूनों का संग्रह था। इंशा ए माहुर लिखी, जो कि आइन उल मुल्क ने लिखी। ये पत्रों का संकलन है, 133 पत्र हैं, इसमें 30 पत्र फिरोज शाह तुगलक ने लिखे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लेटर्स थे, उन लेटर्स को कलेक्ट किया गया है इंशा ए माहरू में, और इंशा ए माहरू आइन उल मुल्क की
किताब है। फिर फुतुहात ए फिरोज शाही, ये इसकी आत्मकथा है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऑटोबायोग्राफी है और ये पहला सुल्तान था जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो यहाँ से जो मूल बातें, जो प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। एक प्रश्न बन सकता है राग दर्पण से, ये संगीत का ग्रंथ था, राग दर्पण बुक ऑन दी म्यूजिक। दूसरा बन सकता है दलायत ए फिरोज शाही, तो दलायत ए फिरोज शाही फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी की ट्रांसलेटेड बुक थी, जिन्हें संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। नागरकोट कैंपेन के समय ज्वालामुखी टेम्पल को इसने तोड़ा, वहां से 1300 किताबें लेकर के आया और अजीजुद्दीन किरमानी से कहा कि इनका पर्शियन में ट्रांसलेशन कर दो। इंशा ए महरू, इंशा ए महरू जो है वो इंपॉर्टेंट जो लेटर्स थे, जो पत्राचार होता था, उनका संकलन है, जो आइन उल मुल्क के द्वारा किया गया है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी और इसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कला और साहित्य है, आर्ट और लिटरेचर है। धार्मिक नीति, तो कट्टर सुन्नी शासक था, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रूलर था, जिसने हिंदुओं के प्रति भी कट्टर धार्मिक नीति अपनाई है। मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति और हिंदुओं के प्रति कट्टर धर्म की नीति। मुसलमानों के प्रति इसने अपीजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और हिंदुओं के प्रति इसने बहुत ही ऑर्थोडॉक्स जो पॉलिसी होती है वो अडॉप्ट की थी। एग्जाम्पल के लिए इसने राजव्यय से हज यात्रा करवाई थी, पहला सुल्तान है जिसने राजकीय व्यय से हज यात्रा कराई थी। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिसने हज पिलग्रिमेज कराया था रॉयल एक्सपेंस पर, और ये ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उस सुल्तान का नाम क्या है जिसने राजकीय खर्चे पर लोगों को हज की यात्रा करवाई थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। फिर ये कहता था कि अगर आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करोगे तो हम आपको पैसा देंगे। ऐसा ही कुछ ब्रिटिशर्स भी करेंगे कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट होते हो तो हम आपको पैसा देंगे, एक पोस्ट भी देंगे। इसने कहा कि महिलाएं जो हैं वो दरगाह पर नहीं जाएंगी, जो विमेंस हैं वो किसी भी दरगाह को विजिट नहीं करेंगी, दिल्ली के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली में फिर भी कर लो। फिर इसने खुतबा परंपरा में परिवर्तन कराया, इसने चेंज कराया खुतबा ट्रेडिशन को। देखो खुतबा में क्या होता था कि जनरली जो सुल्तान होता था उसी का नाम बोला जाता था। इसने कहा कि नहीं, मेरे साथ साथ पुराने सुल्तानों का भी नाम लो, हालांकि उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं था। इसने कहा पुराने सुल्तानों का नाम भी लो, लेकिन उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं था, ठीक है। बरनी कहता है कि यह काल उलेमाओं का स्वर्ण काल था। दिस पीरियड वॉज द गोल्डन एज ऑफ उलेमा। उलेमा मतलब होता था, पहले भी बताया कि जो धार्मिक अधिकारी होते थे, एक प्रकार से आप बोल दीजिए कि रिलीजियस प्रीचर्स जो होते थे, उनके लिए उलेमा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी नीति थी। एक तथ्य यहां से बनता है साथियों कि पहला शासक जिसने राजकीय खर्च पर लोगों को हज भेजा था वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने स्टेट के एक्सपेंस पर लोगों को हज भेजना शुरू किया था। अगला, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, बता दिया था। बुत शिकन की उपाधि इसने भी ली थी, खुद को बुत शिकन बोलता था, मूर्ति भंजक। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, मालवा के मंदिर को तोड़ा। हालांकि इसके समय का एक अपवाद भी है कि इसने गया में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसने गया में सन टेम्पल इसी के समय बना है, इसने नहीं करवाया था, इसके समय गया में सूर्य मंदिर बना है। तो ये इसकी धार्मिक नीति थी, ये इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में होती है, सितंबर 1388 में इसकी डेथ होती है और यहीं से बहुत तेजी से तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू होता है। बहुत तेजी से तुगलक डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत इनका डिक्लाइन शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों की शक्तियों को बहुत बढ़ाया, सैन्य शक्ति खत्म हो गई, भ्रष्टाचार अपने चरम पे था। अफीफ कहता है कि एक बार सुल्तान स्वयं एक स्वर्ण टंका की घूस देकर अपना घोड़ा पास करवाता है, इतना भ्रष्टाचार था। वंस द सुल्तान हिमसेल्फ गेव अ गोल्ड टंका एज ब्राइब टू गेट हिज हॉर्स पास्ट, ठीक है। इसने 2 सिक्के चलाए थे, इसने चांदी और तांबे को मिक्स करके सिक्के चलाए थे, जिन्हें अद्दा और विख कहा जाता था, जिन्हें अद्दा
और बिक कहा जाता था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अद्दा और बिक क्या है। तो अद्दा और बिक जो है ये सोने और चांदी के सिक्कों को, चांदी और तांबे के सिक्कों को मिक्स इसने किया था। सिल्वर और कॉपर कॉइन को मिक्स करके अद्दा और विक नाम की मुद्रा चलाई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ कथन भी हैं, जैसे एल्फिंस्टन कहता है कि सल्तनत युग का अकबर था, दूर दूर तक नहीं था ये। एल्फिंस्टन कहता है कि अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक ये अकबर नहीं था सल्तनत पीरियड का। अकबर की पॉलिसी इतनी कट्टर नहीं थी हिंदुओं को लेकर के। इसने जो मैक्सिमम काम भी किए वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के किए। ठीक है, तो तुष्टीकरण थी, तो ये बिल्कुल गलत है। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक अकबर का 100वां हिस्सा भी नहीं था। वो इस बात को तुरंत डिक्लाइन करते हैं कि फिरोज वॉज नॉट इवन अ क्वार्टर ऑफ अकबर। ठीक है। वुलजेग हेग लिखते हैं कि अकबर से पूर्व के मुस्लिम शासकों से बेहतर था, कि अकबर से पहले जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनसे बेहतर था। बर्नी लिखता है कि दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान। तो लिखिएगा ही भाई साहब, बहुत पहले शरण दी थी, आखिरी में जरूर दिक्कत हुई, लेकिन बर्नी लिखता है कि ही वॉज द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बात जरूर है कि उसने जो कार्य किए, अगर वो सभी धर्मों को ध्यान में रख करके धर्मनिरपेक्ष तरीके से करता तो डेफिनेटली उसे हम अकबर से भी महान बोल रहे होते। कार्य उसने अच्छे किए हैं, पर तुष्टीकरण की नीति के साथ किए हैं, अपीजमेंट की पॉलिसी के साथ किए हैं। पर ठीक है, वो एनालिसिस वाली बात है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से जो तथ्य है वो आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या बातें हमने पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है प्यारे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। ठीक, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आखिरी टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार मैं फिरोज शाह तुगलक को रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको सारी बातें याद हो सकें। हमने कहानी यहां से शुरू की कि फिरोज शाह तुगलक के पिता रज्जक थे, जिनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। उनकी माता हिंदू थी। इनका पालन पोषण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसका कजिन ब्रदर था, बहुत अच्छे संबंध थे। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्य अभिषेक होता है। मार्च 1351 को पहला राज्य अभिषेक ठट्टा सिंध में होता है। दूसरा राज्य अभिषेक अगस्त में दिल्ली में होता है। इसने मलिक मकबूल को अपना वजीर नियुक्त किया था, जो मूल रूप से एक ब्राह्मण था जिसका नाम कन्नू था। ठीक है, जब मलिक मकबूल मरता है तो दिल्ली की जनता में शोक है, ऐसा शम्स ए शिराफ अफीफ लिखता है, पर वो अलग कहानी है। फिर हम आगे बढ़े, इसने बहुत सारे सुधार कार्य किए, इसने बहुत सारे रिफॉर्मेटिव काम किए, जैसे तकावी ऋण, या जो किसानों को लोन दिया गया था वो सारा का सारा ऋण इसने माफ कर दिया। ये पहला व्यक्ति था जिसने उत्पादन के आधार पर ये तय करने की कोशिश की कि हमें कितना राजस्व मिलता है। तो एवज, हिसामुद्दीन एवज की मदद से इसने 3 साल तक सर्वे कराया और पता लगाया कि हमारी राज्य से हमें 6 करोड़ टंके की आय तो होनी चाहिए। इसने रक्तपात की नीति का त्याग कर दिया और अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही में लिखता है कि मैं मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहता। फिर आगे बढ़ते हैं, इसने शरीयत के अनुसार शासन किया। शरीयत की हनीफी व्याख्या के अनुसार 24 करों को समाप्त करके 4 नए करों को शुरू किया, जो शरीयत में लिखे हुए, जो कि शरीयत में ही लिखे हुए थे। खम्स, ज़कात, जजिया और खराज, इन 4 करों की शुरुआत की। हालांकि बाद में जब इसने नहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया तो उसके लिए इसने हक ए शर्ब नाम का एक सिंचाई कर भी शुरू किया, जो उपज का 10वां हिस्सा होता था। इसने भू राजस्व सुधार किए, जैसे एक प्रणाली इसने चलाई जिसे इतलाफ प्रणाली या फिर वजहदार प्रणाली कहा जाता है। सैनिकों को वेतन के बदले राजस्व से हिस्सा दिया जाता था। इसने जितने भी सैनिक और असैनिक पद थे सभी को वंशानुगत कर दिया, सभी को हेरिडिटरी कर दिया। फिर जब हम इनके जन कल्याणकारी सुधारों की बात करें, पब्लिक वेलफेयर वर्क की बात करें, तो पेंशन विभाग बनाया जिसे दीवान ए इस्तेहाक कहा जाता था। एक सरकारी अस्पताल बनाया जिसे दारुल शफा कहा जाता था। गरीबों के कल्याण का विभाग बनाया जिसे दीवान ए खैरात कहा जाता था। बेरोजगारी कम करने के लिए दफ्तर ए रोजगार बनाया। उद्योगों की स्थापना की। इसके समय दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लगभग 1,80,000 के आसपास, तो दीवान ए बंदगा की स्थापना की। शोहरत ए आम अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया।
इसकी तुलना रोम के ऑगस्टस के साथ की गई। 1200 बगीचे लगाए जिनसे आय हुई, नहरों का नेटवर्क बनाया, जलाशय बनाए, बांध बनाए, 300 से अधिक नगरों की स्थापना की जिसमें फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फतेहाबाद अपना ये हरियाणा में, जौनपुर यूपी में शामिल है साथियों। ठीक है। टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को उठाया और उसे दिल्ली में स्थापित किया। सीरत ए फिरोज शाही में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये आगे बढ़ता है। इसने अख और अद्दा और विख नाम की 2 मुद्राएं भी जारी की जो कि चांदी और तांबे के मिक्सचर से बनती थी। अद्दा और विख नाम की 2 करेंसी भी इशू की जो कि कॉपर और सिल्वर के मिक्सचर से बनती थी। अनुवाद विभाग भी बनाया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनाया। राग दर्पण जो कि संस्कृत संगीत की किताब थी उसे ट्रांसलेट करवाया। नक्षत्र विज्ञान में इसका बहुत शौक था। ज्वालामुखी मंदिर से नागरकोट अभियान के दौरान 1300 किताबें लाया था। अजीमुद्दीन के संरक्षण में उनको फारसी में अनुवाद करवाया इसने। बहुत बड़े पैमाने पर मदरसों का निर्माण कराया। पहला शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज जाने के लिए लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई थी, और पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। ये सारी बातें हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ी और अंततः 1388 में 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद ना सल्तनत का बहुत तेजी से पतन ही होता है। अब अगर आपको पुराने शासकों का एक सूची याद हो, पुराने रूलर्स के बारे में आप लोगों को पता हो साथियों, तो पुराने शासकों की सूची में हमने एक पूरी लिस्ट बनाई थी जब हम गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ रहे थे। उस लिस्ट को जरा एक बार आप देखिए और उसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासक आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रूलर आपको नहीं मिलेगा। जैसे इसमें अगर आप देखें कि उसके बाद गयासुद्दीन शाह आया, अबू बकर शाह एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कुछ भी पूछ लेते तो ऐसे परेशान नहीं होना है, पर पूछा गया एग्जाम में कि अबू बकर शाह का संबंध किस वंश से था, तो वो तुगलक वंश से था। नासिर महमूद आया, अलाउद्दीन सिकंदर शाह आया, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नसरुद्दीन महमूद शाह। अब आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है। जो ये टॉपिक है साथियों, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये आखिरी शासक होगा और इसी के समय तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करेगा। इसी के समय तैमूर लंग जो है वो इंडिया पर अटैक करेगा। अब जरा इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि तैमूर लंग के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैप के थ्रू भी हम इसे समझेंगे, बस एक बार अच्छे से पहले ये बातें आप जान लें। तो नसरुद्दीन महमूद द्वितीय या नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये आखिरी शासक है तुगलक वंश का। ये अंतिम तुगलक वंश का शासक भी है और लास्ट तुर्क शासक भी है दिल्ली सल्तनत का। इसके समय मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोजाबाद में सादत खान ने विरोध कर दिया और उत्तर पश्चिम सीमा में खिज्र खान ने विरोध कर दिया। ये 3 बातें तो हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1398 और 99 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ठीक है। आखिरी के 2 साल में अमीरों ने आरिज दौलत खान को शासक बनाया। खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की, आरिज दौलत खान को हटा करके। तो नसरुद्दीन महमूद द्वितीय ये आखिरी शासक होता है तुगलक वंश का। जैसे मुबारक खिलजी खिलजी वंश का आखिरी शासक था, उसके बाद एक व्यक्ति 4 महीने के लिए शासन करता है, खुसरो शाह। ठीक इसी तरह यहां 2 साल के लिए एक शासक बनेगा, आरिज दौलत खान। इसको खिज्र खान मार देगा और 1414 में सैयद वंश की स्थापना करेगा। अब तैमूर के बारे में कुछ बातें याद रखना। देखो, तैमूर लंग जो है ये बरलास नस्ल की गुर्गिन शाखा का चगताई तुर्क था। चगताई तुर्क अपने आप को पिता के दृष्टिकोण से मंगोलों से जोड़ते थे और माता के दृष्टिकोण से तुर्कों से जोड़ते थे।
इसी चगताई शाखा से बाबर भी बिलोंग करेगा साथियों। तो ये चगताई तुर्क था, ही वॉज अ टर्किश फ्रॉम द चगताई ब्रांच। इसकी राजधानी समरकंद थी, इसकी जो कैपिटल है वो समरकंद हुआ करती थी। इसकी आत्मकथा है मलफुजात ए तैमूरी, जो तुर्की भाषा में लिखी है। खैबर दर्रे को इसने पार किया। अपने पोते पीर मोहम्मद के अभियान के बाद 1398 में ये भारत आता है। 18 दिसंबर 1398 को मलकू इकबाल व शाही सेना को पराजित किया। सुल्तान भाग गया, ये जो महमूद था ये भाग करके गुजरात चला गया। और मई 1399 में बेतहाशा लूटने के बाद मई 1399 में ये समरकंद वापस चला गया। ज्यादा सवाल नहीं आता है। एक बार ये पूछा था कि तैमूर लंग की आत्मकथा क्या है, तैमूर लंग की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो वो मलफुजात ए तैमूरी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। कहां से आया था ये जरा समझते हैं। तो समरकंद उसकी कैपिटल हुआ करती थी और इतने बड़े क्षेत्र पर उसने अधिकार किया था। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका अधिकार था, बहुत बड़े भाग पर इसका अधिकार था। ये देखिए, ये समरकंद है साथियों, समरकंद ये उसकी राजधानी हुआ करती थी। यहीं से उसने भारत पर अटैक किया था। यहीं से देखो वो काबुल आया, फिर उसने खैबर दर्रे को पार किया, मुल्तान पहुंचा, फिर वो दिल्ली पहुंचा। और ये अटैक उसने 1398 में किया और 1399 में वो वापस समरकंद चला गया था। तो बहुत सवाल नहीं आता। सबसे कॉमन सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो यही है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। तो बताएंगे कि तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक वंश के अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। द इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ लास्ट तुगलक रूलर नसरुद्दीन महमूद टू। बस इतना ही पूछा जाता है। कब हुआ था? 1398 में हुआ था और 1399 में वो वापस चला गया था। कहाँ गया था? समरकंद चला गया था। इतने बड़े क्षेत्र पर उसने अधिकार कर रखा था साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मुझे कंप्लीट करना था ये टॉपिक। तो एक लेक्चर और जिसमें हम सैयद और लोदी दोनों वंशों की चर्चा कर लेंगे कल, और फिर एक लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, वास्तुकला, इन सभी बातों की चर्चा कर लेंगे। और इतना बढ़िया तरीके से उम्मीद करूंगा कि तैयार हो गया होगा टॉपिक। एमसीक्यू जरूर लगाइएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। 80 to 85% क्वेश्चन बनेंगे। इवन जो पीसीएस की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं, आप मुख्य परीक्षा के भी सवाल लगाइएगा, मेंस के भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। रिसेंटली एक एग्जाम हुआ यूपी SSSC का, एक राजस्थान टीचिंग का एग्जाम हुआ। अभी मेरी उसके पेपर देख रहा था, हम आपके सामने लेकर के भी आएंगे। ROARO का पेपर हुआ था, वो भी लेकर के आएंगे। बस एक आइडिया देने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं साथियों। जो हम पढ़ रहे हैं वहां से चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इससे बस एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, हम गलत राह पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं साथियों। ठीक, तो अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुख्य परीक्षा के सवाल भी लगाते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।